हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अलवीरा अपनी सहेली आशना के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठकर आसपास बैठे कपल्स को निहार रही थी। तभी आशना उसे कहती है, अबे किसे घूरे जा रही है? खाना टेबल पर पड़े पड़े ठंडा हो रहा है और तेरी राह तक कर थक गया है। जरा इस पर भी अपनी रहमो करम कर दे। वो देख, वो दोनों कपल एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं मुझे मेरी किस्मत वाला प्यार कब मिलेगा। कॉलेज के सभी लड़के तो तेरे आगे पीछे लट्टू होकर घूमते रहते हैं। हाँ, पर उनमें से किसी से भी मेरा किस्मत वाला कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। मुझे एक ऐसे स्मार्ट डैशिंग लड़के के आने का इंतजार है जिसका नाम और रुतबा हो, जो अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी का दरवाजा अपने हाथों से मेरे लिए खोले, जिसकी चाल ढाल को देखकर लड़कियों की लंबी कतार लग जाए और उनके दिल की घंटी जोर जोर से बजे, पर उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें। अलवीरा कह ही रही होती कि तभी उसके सामने एक लंबी चौड़ी काले रंग की गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसमें से एक स्मार्ट और हैंडसम सा लड़का निकलता है और उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता देखकर अलवीरा की आंखों में चमक और गालों पर लाली छा जाती है। तभी उसे अपनी तरफ आता देखकर वो खुशी से उछलते हुए कहती है, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। सोचा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी दिल के दरवाजे पर दस्तक देगी। हे ब्यूटीफुल, विल यू मैरी मी? तुम मुझे पहली नजर में भाग गई हो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, मुझे सोचकर बता। उसके प्रपोजल को देखकर अलवीरा मन में सोचते हुए कहती है, अलवीरा, सोचने में टाइम वेस्ट मत कर, यही तेरा किस्मत वाला प्यार है। यस, आई विल। अलवीरा बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ कर देती है और ध्रुव मन में कहता है, फंस गई चिड़िया। ध्रुव, यू आर अ वेरी स्मार्ट। आप कुछ दिनों का टाइम पास का अरेंजमेंट हो गया, आप बस इसे थोड़ा स्पेशल फील करवाना। ध्रुव उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे गाड़ी में बैठाता है। तभी अलवीरा की नजर ड्राइवर की ड्रेस में आगे बैठे प्रीत पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये मेरा ड्राइवर है प्रीत। उसकी मधुर आवाज सुनकर प्रीत की नजर ड्राइविंग सीट के फ्रंट पर लगे शीशे में जाती है, जिसमें अलवीरा के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी निगाहें उस पर टिक जाती है और वो अपने मन में बोल पड़ता है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ना जाने ये ध्रुव सर के फरेब में कैसे आ गई। क्या करूं, इसे असलियत दिखाऊं क्या? प्रीत को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ता है, जिसके बाद वो शीशे में देखते हुए गाड़ी चलाने लगता है। तभी ध्रुव बगल में बैठी अलवीरा की कमर पर हाथ रखता है, लेकिन वो अटपटा सा महसूस करते हुए उससे दूर हो जाती है। तभी प्रीत गुस्से में बोलता है, जी तो कर रहा है इसका हाथ तोड़ दूं। इसके जैसे हैवानों ने प्यार को व्यापार और खेल बना रखा है। ये अलवीरा की खुशकिस्मती नहीं बदकिस्मती है जो ये ध्रुव से दिल लगा बैठी। गुजरते वक्त के साथ ध्रुव और अलवीरा के बीच खटास आने लगती है। तभी एक दिन ध्रुव के फोन पर माहिरा नाम की लड़की का कॉल आता देखकर अलवीरा कहती है, ध्रुव, ये माहिरा कौन है? तुमने मुझे आज तक इसके बारे में बताया नहीं। So what? इसमें बताने जैसी क्या बात है? हर छोटी छोटी बात मैं तुम्हें बताऊंगा। Of course, we are couple. मुझे जानने का हक है कि तुम्हारी लाइफ में कौन कौन शामिल है। नो वे, मैंने तुम्हें ये राइट्स नहीं दिया है कि तुम मेरी पर्सनल चीजों में इंटरफेयर करो। दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। तभी ध्रुव के कहने पर प्रीत गाड़ी रोक देता है और ध्रुव कहता है, मुझे यहाँ एक अर्जेंट काम है, ओके बाय। इससे पहले कि अलवीरा कुछ बोल पाती, ध्रुव कार का दरवाजा झटकते हुए चला जाता है और अलवीरा रोते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ध्रुव मेरी किस्मत वाला प्यार नहीं। क्या करूं? आप दिल की सुनिए, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और दिल कभी भी गलत जवाब नहीं देता। क्या मतलब है तुम्हारा? आप जिसे किस्मत वाला प्यार समझने की भूल कर बैठी हैं, वो असल में प्यार है ही नहीं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ध्रुव मुझसे प्यार नहीं करता? अगर ऐसा ही है तो आप बार बार खुद से सवाल नहीं करती। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके साथ रहने से इसका पता नहीं चलता। असली सच्चा प्यार तो वो है जिसके आसपास होने का एहसास हर वक्त होता है। प्रीत की प्यारी भरी बातें सुनकर वो उसके चेहरे में खो जाती है और मन में कहती है, ये क्या होता जा रहा है? मैं तो ध्रुव को चाहती हूँ, फिर प्रीत की तरफ क्यों खींची चली जा रही हूँ? अलवीरा ये सोच ही रही होती है कि तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है और वो कहती है, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? मैं चेक करता हूँ। प्रीत बाहर आकर गाड़ी को चेक करता है और कहता है, गाड़ी खराब हो गई है। क्या?
ऐसे कैसे? मैं इतना दूर पैदल नहीं चल सकती। प्लीज किसी मैकेनिक को बुलाओ। यहाँ मैकेनिक का मिलना इम्पॉसिबल है। इतनी दूर का सफर पैदल तय करना पड़ेगा क्या? ओह नो। आपके साथ मैं भी तो चलने वाला हूँ। माना अकेले चलना मुश्किल होता है, मगर जब सफर में साथी हो तो सफर खुद ब खुद आसान बन जाता है। प्रीत के कहने पर अलवीरा बाहर निकल जाती है और उसके साथ चलते चलते कहती है, प्रीत सही कह रहा था। उसके साथ पैदल चलने पर ये सफर कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या आपने? आप नहीं, तुम कहो मुझे। थैंक्स। क्या कभी तुमने सुनसान सड़क पर चलते हुए आइसक्रीम खाई है? नहीं तो। मैं ध्रुव सर की तरह करोड़पति नहीं, इसीलिए मेरे बजट के हिसाब से मैं तुम्हारे लिए ये आइसक्रीम ही खरीद सकता हूँ। लेट्स चीयर्स। रात के समय सुनसान सड़क पर दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए चल पड़ते हैं और अचानक प्रीत के कदम रुक जाते हैं और अलवीरा कहती है, क्या हुआ? तुम अचानक क्यों रुक गए? तुम्हारी मंजिल आ गई। प्रीत, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो लड़की बहुत किस्मत वाली होगी जिसे तुम्हारा प्यार मिलेगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए गले लग जाते हैं और तभी अचानक अलवीरा असमंजस महसूस करती हुई वहाँ से चली जाती है और प्रीत खुद से कहता है, ये क्या कर दिया मैंने? ये मैं क्या करने जा रही थी? अलवीरा ये सोचने लगती है। तभी उसके फोन पर आशना का कॉल आता है और वो कहती है, आशना, मेरे साथ अजीबोगरीब किस्सा हो रहा है। अलवीरा बिना रुके आशना को अपनी फीलिंग्स बताती है और आशना कहती है, अलवीरा, तू ध्रुव से नहीं प्रीत से प्यार करती है, पर तू इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तेरा ही किस्मत वाला प्यार प्रीत है, ना कि ध्रुव। मैंने प्यार को समझने में भूल कर दी। इस तरह अलवीरा पूरी रात प्रीत के साथ बिताए पलों को याद करती हुई सुबह होने का इंतजार करती है और प्रीत को टेक्स्ट मैसेज करती है, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर में सुबह एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां प्रीत उसे कहता है, अलवीरा, आई एम सॉरी, मुझे अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। प्रीत, मैंने तुम्हें दोस्त समझने की बड़ी भूल कर दी। क्योंकि क्या? मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ ये गलती दोबारा नहीं होगी। पर मैं चाहती हूँ तुम ये गलती दोबारा करो। आई लव यू। पता नहीं मैं तुम्हारे लायक हूँ भी कि नहीं, पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी है। कल रात के अंधेरे में भी मैं अपने आप को तुम्हारे साथ महफूज महसूस कर रही थी। आई एम सो हैप्पी। जो बात मैं इतने दिनों में अपनी जुबान पर नहीं ला सका, आज वो तुमने कह दिया। आई लव यू सो मच। इतना कहते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इस तरह अलवीरा और प्रीत को उनकी किस्मत का प्यार मिल ही जाता है। शोभा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसे फर्श पर एक कॉकरोच दिखाई देता है, जिसे मारने के लिए वो एक प्लेट उठाती है और कहती है, आज तो तू मुझसे बिल्कुल नहीं बचेगा। आज तो तेरी मौत तय है मेरे हाथों से। इतना बोलकर शोभा हाथ में ली हुई प्लेट को जोर से कॉकरोच के ऊपर फेंकती है। प्लेट कॉकरोच को लग जाती है और कॉकरोच के मरने के साथ साथ प्लेट भी टूट जाती है। टूटने की आवाज सुनकर शोभा की सास सुमन रसोई में आती है और प्लेट को टूटा देखकर बोलती है, हे भगवान, अरे आफत की दुकान, फिर से कुछ तोड़ दिया। अरे सत्यानाशी, अरे चीजें तोड़ने का ठेका तू नहीं ले रखा है क्या? आए दिन कुछ न कुछ तोड़फोड़ करती रहती है। अरे माँ जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ी है। वो तो कॉकरोच मेरी आंखों के सामने आ गया। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने प्लेट उठाई और उसके ऊपर मार दी और वो मर गया। अरे हत्यारन, खूनी कहीं की, आए दिन किसी न किसी को मारती ही रहती है। मुझे तो डर है कि किसी दिन तू मुझे ही ना मार दे। क्या माँ जी, ऐसे मत कहिए। अरे मरे आपके दुश्मन, पता नहीं, मैं जब भी इन सब चीजों को अपने आँख के सामने देखती हूँ ना, मुझे इतनी तेज गुस्सा आता है कि मैं क्या करूँ। मेरा मन करता है बस इन्हें मार डालूं। अरे तुझे तो यमराज भी माफ नहीं करेगा। पता नहीं कैसी खूनी बहू ले आई मैं। टेक अ चिल पिल माँ जी, कोई इंसान थोड़ी ना मारा है जो मुझे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तभी तो अभी तक हम सब सही सलामत है, वरना हमारी फोटो पे हार चढ़ा देती तू। ऐसे ही आए दिन शोभा कभी मच्छर तो कभी कीड़े तो कभी कॉकरोच को मारने के चक्कर में कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती। ऐसे ही शोभा का पति सागर उससे एक दिन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है, अरे मेरी जान, आज तो बड़ी खूबसूरत दिख रही हो, क्या बात है? जी मैं तो रोज ही अच्छी दिखती हूँ, आपने कभी गौर नहीं फरमाया? अरे बेबी, अब कर रहा हूँ ना, अब थोड़ा प्यार भी दिखा दो। सागर शोभा की तरफ प्यार से बढ़ ही रहा होता है
कि तभी शोभा की नजर सागर के गाल पर बैठे हुए मच्छर पर जाती है और वो जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ देती है। तमाचा खाते ही सागर गुस्से में बोलता है, अरे पागल हो क्या तुम? नहीं करना था प्यार तो बोल देती, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? अरे अरे सागर जी, ये क्या कह रहे हैं? मैंने थप्पड़ आपको नहीं मारा, बल्कि आपके गाल पे जो मच्छर बैठा था ना, उसको मारा था मैंने ये थप्पड़। वो आपका खून पी रहा था, इसलिए लगा दिया मैंने भी ये। अरे पागल वागल हो क्या तुम? मुझे बोल नहीं सकती थी क्या? थप्पड़ मारना जरूरी था क्या? गाल पर खून भी लग गया मच्छर का। अरे ऐसे कैसे छोड़ देती? वो मजे से आपका गटर गटर खून पी रहा था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने लगा दिया फिर। हाँ, मेरा खून पीने का ठेका तो सारा तुमने ही लिया हुआ है ना। एक मच्छर मेरा खून पी रहा था तो तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना कहकर सागर अपना मुंह धोने चला जाता है और शोभा भी अपने काम काज में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन सुमन शोभा से कहती है, अरे बहू सुन, मैं जरा शर्मा जी के यहाँ जा रही हूँ, तो तू जरा घर का ध्यान रखियो। ठीक है माँ जी। सुमन जैसे ही मुड़ती है, उसकी साड़ी पर एक कीड़ा चढ़ रहा होता है। शोभा की नजर जैसे ही उस कीड़े पर पड़ती है, वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है। पास पड़ी झाड़ू को उठाती है और अपनी सास के पैरों पर जोर से मारते हुए कहती है, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, तुझे तो मैं जान से मार दूंगी, देख तू। अरे रे सत्यानाशी कलमुही, मार क्यों रही है मुझे? माँ जी मैंने आपको नहीं मारा, आपकी साड़ी के ऊपर एक कीड़ा था, उसे मारा है मैंने। अरे चुप हो जा मुही, टांगे तोड़ दी मेरी। अरे मुंह से बोल देती कि माँ जी मत जाओ, मैं घर पे ही पड़ी रहती, नहीं जाती। हाय दैया, मेरी तो टांग ही तोड़ दी। अरे माँ जी ऐसा नहीं है। अरे जा यहाँ से, शक्ल मत दिखाइयो अपनी, वरना मैं तेरा खून कर दूंगी, जैसे तू रोज रोज इन कीड़े मकोड़ों को मारती रहती है। माँ जी मैं सच में कीड़े को ही मार रही थी, लेकिन गलती से आपकी टांगों पर लग गया। आई एम रियली सॉरी। अरे तू जाती है या झाड़ू उठाऊं और तेरी सुताई कर दूं? शोभा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन शोभा घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसको एक चूहा दिखाई देता है। शोभा चूहे को देखकर उसे मारने के लिए हाथ में झाड़ू लेती है और पूरे घर में इधर उधर उसके पीछे भागती रहती है, जिस वजह से घर का सारा सामान उथल पुथल हो जाता है। लेकिन चूहा उसके हाथों से बच निकलता है। इतने में ही वहाँ सुमन और सागर आ जाते हैं, जो कि घर की इस हालत को देखकर गुस्से में शोभा को घूर रहे होते हैं। और सुमन बोलती है, हे भगवान, अरे बेटा, ये लड़की पूरा घर तोड़ के फोड़ देगी एक दिन। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इसकी हरकतों से। ये क्या है शोभा, घर की ये हालत कैसे हुई? और तुम ये झाड़ू लेकर क्यों भाग रही हो? अरे बेटा, निकली होगी फिर किसी कीड़े मकोड़े का खून करने। नहीं नहीं माँ जी, इस बार कोई कीड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा चूहा था। मैं उसी को मार रही थी, लेकिन कम वक्त मेरे हाथ से बच के निकल गया। उसी के चक्कर में ये सब हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी साफ कर देती हूँ। इतना कहकर शोभा सारे घर की सफाई कर देती है, पर उसकी ये रोज रोज की हरकतों से सुमन और सागर बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार उन्होंने उसको समझाया, पर शोभा सुधरने का नाम ही नहीं लेती। उसके सर पर तो किसी भी कीड़े मकोड़े को देखकर खून सवार हो जाता था। ऐसे ही आए दिन घर की दीवारों और फर्श पर कीड़े मकोड़ों के मरने से छोटे छोटे खून के दाग धब्बे लग जाते थे। फर्श पर तो शोभा सफाई कर देती थी, लेकिन दीवारों पर निशान वैसे के वैसे ही रह जाते थे, जिसे देखकर सुमन कहती है, हाय राम, ये घर की दीवारों को देखकर तो मुझे डर लगता है अब। अरे बहू ने तो जगह जगह कीड़े मकोड़े मार के उनके छाप बना दी हैं, कहीं उनकी आत्माएं मुझे परेशान न करने लग जाए। इतने में ही वहाँ शोभा आती है और सास की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहती है, माँ जी आप भी कितने कमाल की कॉमेडी करते हैं। मतलब कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी सताती हैं क्या? अरे ये तो इतने छोटे होते हैं, सोचो इनकी आत्माएं भी छोटी सी होंगी। अरे तू तो चुप ही हो जा, इंसान के रूप में डायन है तू, डायन। क्या माँ जी, जरा जरा से कीड़े मकोड़े की मौत पर आप अपनी बहू पर ताने कस रही हैं। अरे तेरा क्या भरोसा, किसी दिन इंसान भी मार दे तू। ऐसी ही छोटी मोटी नोकझोंक आए दिन सास बहू में होती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं और एक दिन रात के समय शोभा और सागर अपने
तो सुमन अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी अचानक रात को शोभा पानी पीने के लिए किचन में जाती है। पानी पीते वक्त उसकी नजर दीवार पे चिपकी हुई छिपकली पर पड़ती है और वो फिर से आसपास देखती है और पास रखे हुए एक फूलदान को उठाकर दीवार पर जोर से मारती है, लेकिन वो फूलदान दीवार पर ना लगकर सोफे के पीछे गिरता है और उसके गिरते ही एक जोर से आवाज आती है। अरे राम, मार डाला। आवाज इतनी जोर की थी कि सागर और सुमन की भी आंख खुल गई और वो दोनों भागकर आए और शोभा के पास आकर बोले, अरे अब क्या किया तुमने? आधी रात को भी चैन नहीं है क्या? अरे बहू, ये चिल्लाने की आवाज किसकी थी? अरे माँ जी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। मैंने देखा दीवार पर छिपकली है, मैंने उसको मारने के लिए झटैक से फूलदान उठाया और फटाक से मार दिया और वो सोफे के पीछे जा गिरा और फिर वहीं से आवाज आई। तीनों सोफे की तरफ बढ़ते हैं और देखने पर उन्हें पता चलता है कि नकाब पहने हुए एक आदमी वहाँ है और फूलदान लगने की वजह से वो आदमी बेहोश हो गया था। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि चोर था। उसे देखकर सुमन कहती है, अरे लो, जिसका डर था वही हो गया। आखिर इसने इंसान को मार ही दिया। हाय राम, अब क्या होगा? पुलिस हम सबको ले जाएगी पकड़ के। तभी सागर आगे बढ़कर चेक करता है और उसे पता चलता है कि चोर सिर्फ बेहोश है, जिसको देखकर वो बोलता है, माँ ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश है। इसको बांध देते हैं ताकि ये भागे ना। चोर को एक कुर्सी से बांधने के बाद में सागर कहता है, आज शोभा की ये खूनी दिमाग वाली आदत काम आ गई माँ। और देखो, चोर चोरी करने से पहले इसके हत्थे चढ़ गया। अब हम पुलिस को बुलाकर इसको पकड़वा देंगे। हाँ, बात तो सही कही बेटा तूने। आज मेरी बहू किसी काम तो आई, वरना इसकी आदत तो हमेशा सर में दर्द ही कर देती है। सुमन के इतना बोलने पर तीनों जोर से हंस पड़ते हैं। फिर सागर पुलिस को बुलाकर चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस के द्वारा भी शोभा की बहुत तारीफ होती है। उसके बाद ही सागर शोभा को इंसेक्ट मारने का स्प्रे लाकर देता है, जिससे शोभा अब किसी भी चीज को बिना तोड़े फोड़े कीड़े मकोड़ों को घर से निकाल सकती थी। और इसी के बाद में वो तीनों फिर से एक बार हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।